हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद चित्रा पर। जैसा कि कल हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और कल हमने यहाँ पर सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स तक की डिटेल पढ़ ली थी। आज जो हमारी डिटेल है वो है कंप्यूटर की पीढ़ी थर्ड पीढ़ी के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था और जो आपकी तीसरी पीढ़ी थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी का यूज़ यानी इस्तेमाल किया गया था। ये एक एकल आपके आईसी ट्रांजिस्टर थे और ये क्या था, इनकी जो कैपेसिटी थी वो एक बड़ी संख्या के साथ में संगठित की गई थी। इसके कारण ही क्या हुआ था, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था। यानी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे बताया था, एक कमरा चाहिए था उसे रखने के लिए और वो बहुत ज़्यादा गर्मी हीट यानी हीट बहुत ज़्यादा देते थे। सेकंड में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर लगा, उसकी वजह से वो हीट तो देते थे बट उनकी क्या हो गई, रेट जो कॉस्टली थे वो यानी उनकी जो रेट थी उसमें थोड़ा कम हुआ, यानी वो थोड़े सस्ते हुए। और थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करने से उनका साइज़ छोटा हो गया। इन जो पीढ़ी आई थी यानी थर्ड पीढ़ी, इस पीढ़ी में क्या हुआ था, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का भी इस्तेमाल होने लग गया था। यानी प्रॉपर वे में देखा जाए तो आज के टाइम पे हमें जो कंप्यूटर्स दिखते हैं उस तरीके के कंप्यूटर का आविष्कार तब तक शुरू हो चुका था। यानी पहले जो थे एक बहुत बड़ा एक बॉक्स होता था, वो आपका कंप्यूटर होता था। फिर बाद में क्या हुआ, थर्ड पीढ़ी में आते आते आपका कीबोर्ड का आविष्कार अलग हो गया था, मॉनिटर्स आपके अलग हो गए थे उसको यूज़ करने के लिए, सीपीयू वगैरह। यानी इन चीज़ों का जो है जिस तरीके से हमें अभी देखने को मिलता है उस तरीके का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था, टाइम शेयरिंग रिंग भी स्टार्ट हो गई थी और मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हमारी जो आगे की वीडियोस होंगी मैं आपको उनमें भी इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये अवधारणा इसमें तब तक स्टार्ट हो चुकी थी और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो आपके फोर्टान, आपके फोर्थ, प्लास्कर और बेसिक लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो गई थी। ये सिस्टम्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, IBM 360, 370, CDC 600, PDP 8/11। उसके बाद में देखिए थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स का व्यू था वो कुछ इस तरीके से होने लग गया था। यानी आपका देखिए यहाँ पे मॉनिटर अलग हो चुका है, नीचे डाउन साइड में आपका कीबोर्ड अलग आने लग गया था। फिर है चौथी पीढ़ी। जो चौथी पीढ़ी थी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपकी जो सिलिकॉन की चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन के चिप्स बनाने का आविष्कार तब तक हो चुका था। इसलिए आपकी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की गई थी। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इसमें हज़ारों आईसी को एक ही चिप में लगाया जाता है। तो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से थे, जो कि फोर्थ पीढ़ी यानी 1975 से लेके 1988 के बीच थे। जो इस चिप का आविष्कार किया था वो कौन सी कंपनी थी, इंटेल की कंपनी थी। इंटेल बहुत एक फेमस और बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। और ये किस सन में किया गया था, इंटेल ने जो अपनी चिप बनाई थी उस चिप का विकास उसने यानी उसका डेवलपमेंट उसने 1971 में कर लिया था। ठीक है, और इसी जब यहाँ पे फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर आए तभी से क्या हो गया, कंप्यूटर की इस पीढ़ी का नाम दे दिया गया
डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर जिनको हम अभी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अपना पर्सनली अलग कंप्यूटर ले सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्योंकि हम इसको कहीं पर भी अपने डेस्क पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई अपना एक पर्सनल कंप्यूटर रखता है। पहले इतने ज़्यादा कॉस्टली आते थे कि हर कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं रख सकता था, बट फोर्थ पीढ़ी में आते आते जब इंटेल ने अपनी चिप का आविष्कार कर चुका था, तो ये इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आने लगे थे कि हर कोई इसे अपने पर्सनल यूज़ में लेने लग गया था। इसी के साथ में इसमें C++ जो आपकी लैंग्वेज है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग होने लग गया था, आपका टाइम शेयरिंग का जो है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके वो तब तक स्टार्ट हो चुके थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर आप कोई जीके या फिर कोई कंपटीशन वगैरह भी देते हैं तो ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को या तो नोट डाउन कर लीजिए, या आपको अगर ये नोट्स लिखे हुए चाहिए तो आप गूगल पर मेरी साइट है learnwithchitra.blogspot.com, आप वहाँ पर जाकर भी इसे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसी तरीके से पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए आपको इसके कुछ नाम दिए हुए हैं। एप्पल जैसे सेकंड है, VAX, आपके ये जो नाम हैं आप इन नाम्स को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जैसे अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें तो कई बार पूछा जा सकता है, और जो RSCET के एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर उनमें भी ये पूछे जाते हैं। अब देखिए उसके बाद है पंच पीढ़ी यानी पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी 1988 से अभी तक चल रही है। इसमें क्या हुआ था, बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी थी, और इसमें क्या था, कृत्रिम बुद्धि यानी जो हम अपने हिसाब से इसको यूज़ करने लगे थे। यानी कृत्रिम यानी जो बना हुआ नहीं था, वो मनुष्य ने यानी इंसान ने खुद ने उसकी रिसर्च की है, वो चीज़ होती है कृत्रिम बुद्धि। तो यहाँ पे इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि बहुत ज़्यादा होने लगी, इसलिए कंप्यूटर बहुत हाई रेंज में पहुँच चुके थे। और जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी थी इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड लगने लग गए थे, ठीक है, यानी इसमें 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। जैसे मोबाइल संचार आप लोग आजकल सब यूज़ करते हो, यानी जो भी आपकी मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह जो कुछ भी दे वो यहाँ पे स्टार्टअप हो चुके हैं, क्योंकि पर्सनल अभी जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं या जो अभी आपके टाइम पर आप लोग कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, इसके बारे में तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई आपको इमेज, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, अभी यूज़ कर रहे हैं, आप प्रेजेंट टाइम में इसको देख रहे हैं। तो ये कितना हीट करता है, कितना कॉस्टली आता है, इसमें क्या क्या चीज़ है, ये आजकल हम सबको पता है, क्योंकि हम लोग एक मोबाइल भी खरीदते तो हम पहले उसकी डिटेल सर्च करते हैं। तो वही चीज़ है, पाँचवीं पीढ़ी में बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय लैंग्वेजेस आ गई थी, इसमें डाटा ट्रांसमिशन वगैरह ये जो जितनी भी चीज़ें थी बहुत हाई रेंज में होने लग गई थी। फिर ये इसके आपको कुछ नाम्स मिल जाएंगे। ये आपका जो परम है ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर्स जो है हम कंप्यूटर के आकार के में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर का डिवाइडेशन, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। ये इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर को यहाँ पे देखिए 4 पार्टीशन में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देखिए सबसे फर्स्ट है आपके एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है ये क्या होता है, एक सीधी लाइन में होता है, यानी स्टार्टिंग टू एंडिंग वे में ये कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर है ये आपके भौतिक मात्राओं यानी फिजिकल स्केल पर काम करते हैं, जैसे आपके ताप, द्रव्य, लंबाई, चौड़ाई। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, इसी को क्या कहा जाता है, एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक मात्राएं यानी फिजिकल स्टेटमेंट्स पर काम करते हैं, यानी आपके ताप, दाब, माप,
और लंबाई के जो माप यानी इनके अंक होते हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं और अपना परिणाम आपको शो करते हैं, यानी जो भी उनका रिजल्ट होता है। एनालॉग कंप्यूटर को हम इजीली लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो जो पेट्रोल पंप पर जो मशीन्स लगी होती है उन्हीं को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी जो कोड होता है, ये बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 या फिर 1 यानी ट्रू या फिर फॉल्स सिग्नल पर कार्य करती है। ये जो कार्य करने का प्रोसेस होता है किसमें होता है? डिजिटल, 0 या फिर 1 यानी ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब है कि जो भी आप वो कर रहे हो या तो वो हो रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम में भी काम आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर को अगर हम देखा जाए इनका उपयोग बताने के लिए तो हमारे स्कूल में, आपके एजुकेशन पैलेस यानी विश्वविद्यालय हो गए, आपके कोई भी उद्योग वगैरह हो गया, चाहे आपके स्मॉल बिजनेस हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, किसी भी टाइप का कोई भी फील्ड हो, आपके डिजिटल कंप्यूटर हर जगह काम में लिए जाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर को एक ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम इसका उदाहरण कैलकुलेटर ले सकते हैं। या तो कैलकुलेटर में आपका जो मल्टीप्लिकेशन, आपको प्लस माइनस डिवाइडेशन जो करना है या तो वो होता है जब आप उसे ऑन करते हो या फिर नहीं होता। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर के जॉइंटेड है, यानी जो कंप्यूटर एनालॉग काम करता है और जो कंप्यूटर डिजिटल काम करता है ये दोनों का मेल जोल है। यानी जैसे अगर हम कभी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक ईसीजी मशीन होती है। उस ईसीजी मशीन में क्या होता है, हमारा कम्प्लीटली बॉडी चेकअप होता है। तो उसी वे में हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या कर रहा है, आपके फिजिकल स्टेटमेंट में काम कर रहा है। कोई भी एक पर्सन है भाई, उसमें वज़न भी है, उसका एक कम्प्लीटली टेम्परेचर होता है, उसकी एक लंबाई होती है, हर चीज़ का उसका क्या है कि स्केल सेट है। ऐसे ही डिजिटल कंप्यूटर या तो वो करेगा या फिर नहीं करेगा, यानी आप सांस वगैरह ले रहे हो, आपके लिए सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण ईसीजी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनालॉग का काम और डिजिटल का काम दोनों काम करता है। इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम लिए जाते हैं। तो हमारे जो ये 3 कंप्यूटर्स की कैटेगरी है, इसमें से जो डिजिटल कंप्यूटर है, देखिए मैं आपको वापस ग्राफ की तरफ लेके चलती हूँ। इसमें इसके भी 4 पार्टीशन किए गए। अब इन 4 पार्टीशन की जो डिटेल है वो हम यहाँ पर कल वॉच करेंगे और कल हम इस वीडियो को यहाँ पे आगे रखेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कंप्यूटर की बेसिकली थ्योरी की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।